नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी और हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। एक है दिलीप कुमार जो कि छात्रों के मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं और हमारे साथ हैं अश्विनी पांडे जी जो कि शिक्षक हैं और शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। अभी मामला जो एक आया हुआ है कि डीएलएड में जो सरकार जो है डिसेंट्रलाइज की है और जितने भी 38 डाइट हैं और उससे संबंधित जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें फॉर्म फिलअप करवा रही है। 4 जनवरी तक फॉर्म फिलअप हुआ। 100 रुपए फी था, लेकिन सर्विस टैक्स जोड़कर जो ये फॉर्म फिलअप करना है इसका पूरा चार्ज चला जाता है 162 से 182 रुपए। आपको मैं बता दूं कि वैलेट पर केवल 162 रुपए लग रहे हैं, वरना ऑनलाइन ट्रांसफर एक पर 182 रुपया। फिर से आपको यूपीआई पे 182 रुपया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पैसा है जब प्रिंसिपल जो डैड के पास पहुंच रहा है वो 100 रुपए ही पहुंच रहा है, बाकी 82 रुपया या 62 रुपया कहाँ गायब हो जा रहा है। और इससे संबंधित एक और खबर बता दे कि पिछले साल सरकार ने इसे, शिक्षा विभाग ने इसे सेंट्रलाइज लेने का फैसला किया था और लगभग 2.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए। जनरल कैटेगरी से 960 रुपए लिए गए और या जो एससी एसटी स्टूडेंट है उनसे 760 रुपए लिए गए। 28 मार्च को परीक्षा होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पैसे नहीं लौटाए गए। उसके बाद डिसेंट्रलाइज कर दिए गए। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। शिक्षक संघ के सदस्य हैं, फिर से छात्र नेता हैं। सबसे पहले अश्विनी पांडे जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है कि 100 रुपए की फीस के लिए 62 से 82 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज लगे? नहीं, नहीं, ये सरासर गलत है। और बहुत सारे फॉर्मों में या फिर कोई आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा 5 से 10 रुपए चार्जेज़ आते हैं। ये 60 और 80 रुपया, 85 रुपया अगर लग रहा है, तो मैंने पता किया है अपने सोर्सेज़ से। हुआ ये था इसमें कि पहले बीएसईबी नोडल था। डीएलएड के लिए हो ये रहा था कि डीएलएड के लिए बीएसईबी नोडल एजेंसी थी, जो कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी। कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट करने के लिए उन लोगों ने फॉर्म भी फिलअप करा लिया था। फॉर्म फिलअप कराने के बाद ये कोविड वगैरह आ गया, उसी का बहाना लेके देखिए जेई और बीएड कंबाइंड हो गया। जेई नीट फिट सब हो रहा है, जहाँ करोड़ों करोड़ लोग अभ्यर्थी हैं, लेकिन यहाँ 1.5 से 2 लाख मात्र अभ्यर्थी थे, लेकिन इसको नहीं किया गया। इसके पीछे रीजन था ये 100-150 वाला बात और 85-100 तो अलग चीज है। बड़े स्तर पे घोटाला है इसमें, समझिए चीजों को। जितने प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज वाले हैं, वो चाह रहे थे कि ये ना हो कंबाइंड एग्जाम। वो लोग जाके डिपार्टमेंट में जो उनके अपने पसंदीदा लोग होंगे, जो उनके लिए डील कराते हैं, उन लोगों ने डील कराई होगी और ये इसको कॉमन एग्जाम न करके मार्क्स बेसिस पे सभी ट्रेनिंग कॉलेजों को स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया। और ये लोग छोटे स्तर पे, क्योंकि टेक्निकली ये लोग उतने साउंड है नहीं, किसी कैफे वाले से कहीं से कर के ये लोग ऑनलाइन का ये व्यवस्था फॉर्म भरने का छोटे-छोटे स्तरों पे एकदम मतलब घटिया ग्रेड का वेबसाइट बना के और उसमें ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि डाइट, बाइट या जो भी पीटीसी या ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उसके प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, छोटे दुकानदारों से जिनसे ये मेंटेनेंस ले रहे हैं, उनसे पहले ही सेटिंग है। तो ये हो ये रहा है कि ये लोग सीधे अकाउंट नंबर नहीं दिए हैं, ट्रेनिंग कॉलेज का अकाउंट नंबर नहीं दिया गया है। ये बीच-बीच में कोई और अकाउंट नंबर दे के और ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। और मान लीजिए जितना फॉर्म भरा गया, उस हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से फिर उस अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये सब खेल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खेल ये हुआ कि ये कंबाइंड एग्जाम ना करके ये जो खेला हुआ है, जो ये सारे ट्रेनिंग कॉलेजों को अधिकार दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। और फिर शिक्षकों पे जो उँगली उठती है, यही लोग आगे जाके शिक्षक बनेंगे। तो बताइए छोटे स्तर पे ये सब जब होगा, इतना बड़ा झोल-गाल होगा, तो फिर क्या होगा? अगर ये बड़े स्तर पे अगर नीट की एग्ज़ाम हो सकती थी, कंबाइंड आपने देखा अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ, सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, सारी व्यवस्था पटरी पे आ गई हैं, तो बीएसबी के को खुद से करना चाहिए था। दूसरी बात, बीएसईबी का एक नोटिफ़िकेशन है कि वो जो लोग फॉर्म भरे हैं, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आप मैं तो रूरल एरियाज़ से हूँ, ये स्थिति आप समझ रहे होंगे। आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी गाँव शहरों से होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ये व्यवस्था से नहीं रूबरू हैं, तो वो क्या करते हैं कि कैफ़े वाले के अकाउंट से ही भरवा लेते हैं, पैसा पेमेंट कर देते हैं।
तो अगर ये पैसा हाँ, बहुत वापस लोग करता करती है है, ऐसा। जी, जी, तो अगर पैसा बीएसईबी वापस करती है, तो वो कैफ़े वाले के अकाउंट में जाएगा या जो ऑनलाइन फॉर्म फिल अप किया है उस कैंडिडेट का, उसके अकाउंट में जाएगा। फिर तो अभ्यर्थी दोनों तरफ से मारा गया ना। एक तरफ उधर ₹1000 पेमेंट किया फॉर्म भरने के लिए, दूसरी तरफ इधर भी अगर ₹100 वाला है तो उसे 100 की जगह पे 185-90 लिया जा रहा है। तो बताइए कितना झोल-झाल है। ये बहुत सारा बार-बार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फलना-चिलना की बात होती है, लेकिन मतलब सरकारी अमलों में बैठे उच्च अधिकारी जो हैं, वही नहीं चाहते हैं कि ये सब दुरुस्त हो और अच्छे से हो। तो ये तो बहुत छोटा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल इस डीएलएड में चल रहा है और किया जा रहा है। दिलीप जी, क्या चल रहा है आखिर शिक्षा विभाग में? आप देख रहे हैं कि बताया पांडे जी ने कि किस तरह जो है एक सिंडिकेट छोटा-छोटा बना के पैसों की उगाही चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि पटना जो डाइट है वहां पर 17,000 लड़कों ने अप्लाई किया है, मुजफ्फरपुर में 20,000 लड़कों ने, और समझिए 66 ये कॉलेज हैं। कितने लाख छात्रों ने अप्लाई किया होगा? कहाँ जा रहा है ये सब पैसा सब? देखिए इस सारा जो मामला है, ये पैसा का खेल चल रहा है और इसमें अरबों की उगाही की जा रही है। और जहाँ तक बीएसईबी का सवाल है एग्जाम नहीं लेने का, तो अगर आपको एग्जाम लेना ही नहीं था तो आपने सेंट्रलाइज क्यों ऐसा किया, फॉर्म भरवाया? अगर आपको एग्जाम नहीं लेना है तो पैसा वापस कर देते उस समय। पैसा वापस करने में कितना समय आपको लगेगा? ऑनलाइन वापस करना है पैसा, तो आपकी अगर नियत सही रहती, अगर मंशा सही रहती तो आप पैसा वापस कर चुके होते। अभी तक पैसा भी वापस नहीं किया गया और एग्जाम नहीं लेने का क्या बहाना है? वही बीएसईबी तो एसटीईटी का भी एग्जाम लिया है, कैंसिल करके दोबारा एग्जाम लिया है ऑनलाइन। वही भी बीएसईबी है ना जो एग्जाम लिया है एसटीईटी का। उसके बाद वही बीएसईबी है जो अभी फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्जाम लेने जा रहा है और लाखों लोग उसमें शामिल होंगे। उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, फॉर्म भराया गया, तो उनके लिए कोविड-19 नहीं था या उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये डीएलएड वाले के लिए क्या प्रॉब्लम हो गया? तो पांडे सर ने जो कहा है वो सही बात बताया है कि वो जो निजी जो कॉलेज हैं प्रशिक्षण वाले और जो सरकारी। हेलो, आवाज आपका नहीं आ रहा है दिलीप भाई। होता है नहीं भी कीजिए डिग्री दे दी जाती है, तो ये सब चाया होगा वहां मंत्री के पास। अब आरसीपी टैक्स तो बिहार में चल ही रहा है, सब जानते हैं। उसके बाद ये फैसला लिया होगा कि बीएसईबी एग्जाम न ले। ऐसा कहीं होता है कि फॉर्म भरवा लिए, एग्जाम का डेट घोषित है और एग्जाम कैंसिल कर दिए, तो आप एग्जाम ले सकते थे 2 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद। आप ये कौन सा बात हुआ कि आप दूसरे को दे रहे हैं कि आप दूसरा को एग्जाम लेगा? तो फिर आप फॉर्म भरवाए क्यों? तो सारा मामला पैसे का चल रहा है। कि इसी तरह मैं बता दूं कि एक टीचर की वैकेंसी निकली थी राबड़ी देवी के समय में। उस समय भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार आई तो उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। बोला गया कि पैसा वापस हो जाएगा। आज तक वो पैसा किसी को वापस नहीं हुआ। अब आप बताइए कि आप 700 रुपया आप लगाए हैं फॉर्म में, आप 700 रुपया वसूलने के लिए कौन आदमी जाएगा कोर्ट? 7,000 में भी नहीं कोर्ट में आप लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से इसी तरह एक और महादलित मिशन का, महादलित विकास मिशन का फॉर्म आया था 2012 या 11 में, नीतीश सरकार ने निकाला था। उसमें भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम भी दे दिया था। लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और बाद में पता चला कि वो वैकेंसी ही कैंसिल। तो जो अरबों रुपया जो फॉर्म भरने में लोगों ने खर्च किया, वो पैसा वापस आज तक किसी को नहीं किया गया। तो बिहार में बहुत सारा खेल चल रहा है, जिसमें पैसे का तो चलता ही है, प्लस पैरवी, पहुंच, पैसा, इस सब को लेकर नौकरी दिया जाता है। और यही जो डीएलएड करेंगे वही कल को टीईटी पास करके शिक्षक बनेंगे। तो आप सोच लीजिए, जो आदमी पैसा देके डीएलएड में एडमिशन कराएंगे वो टीईटी पास करेंगे कैसे? वो भी डिग्री खरीदेंगे या पैरवी से, पहुंच से, पैसा से क्वेश्चन आउट करके टीईटी पास करेंगे, फिर वो शिक्षक भी बनेंगे। तो जो नियोजन इकाई है, पांडे सर बेहतर तरीके से हमसे जानते होंगे, जो नियोजन इकाई है उसमें कैसे धांधली होता होगा कि आप बिहार पुलिस का बहाली करते हैं तो सेंट्रलाइज वैकेंसी निकालते हैं, उसमें एग्जाम लेते हैं इतना दुरुस्त, और जो टीचर का बहाली आप कर रहे हैं उसमें नियोजन निकाय बना रहे हैं, जिसमें कि मुखिया, पंचायत समिति या क्या क्या जिला परिषद को आप देते हैं, नियोजन निकाय में शामिल करते हैं। और आपका बीओ होता है, बीडीओ होते हैं, वो सब सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें तो सारा चलता है, पैसा का खेल चलता है। जो जितना पैसा देगा उसको उतना अच्छा स्कूल मिल जाएगा, उतना जल्दी बहाली कर लिया जाएगा। पांडे सर, आपसे मेरा प्रश्न है कि जैसा मैं इस मुद्दा को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 4-5 जगह से फोन आ रहे हैं, और वो फोन जो है कोई आपको बताएं कि पूर्णिया से कर रहा है, कोई भागलपुर से कर रहा है, कोई बेतिया से कर रहा है, और उनके कहने पे ही ये मुद्दा उठा रहा हूं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर 100 रुपए प्रिंसिपल के खाते में जा रहा है,
₹82 किसके खाते में जा रहा है वो बताए जरा। जो गेटवे होता है वो मान लीजिए किसी बैंक का रहता या किसी और का रहता। ₹82 का जो राशि है और लगभग 2 ढाई 3 लाख लड़के अप्लाई किए हैं, वो कहाँ जा रहा है पैसा? बीच के मैंने बताया ना कि प्रिंसिपल स्तर पे ये कोई बहुत छोटे स्तर पे इस चीज को क्रियान्वित किया जा रहा है। जो विभिन्न ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं वो खुद से उन लोगों ने ये व्यवस्था करा है। तो वो छोटे स्तर पे वही जो प्रिंसिपल वगैरह लोग हैं वो लोग मैंने तो बताया कि ये काफी छोटी मछली हम लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि 80 85 100 रुपए जो वसूले जा रहे हैं तो छोटे स्तर पे कॉलेज कर्मचारी और ये जो ऑनलाइन पोर्टल या गेटवे जो बनाए हुए हैं जो लोग और जो पेमेंट का ये देख रहे हैं उस कॉलेज का जो वेबसाइट देख रहे हैं उनके और प्रिंसिपल और बाकी कॉलेज कर्मियों के बीच में बांटी जा रही होगी इन पैसों को। लेकिन चीजों को ये समझने वाली बात है कि करोड़ों का और अरबों का ट्रांजेक्शन तो वहां हुआ है शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पे जहाँ पे ये कंबाइंड इंट्रेंस से रोका गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने ये प्राइवेट कॉलेज हैं जो ये ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं डीएलएड के उन लोगों के द्वारा ये कराया गया है और वहां पे तो एक और प्रश्न है आपसे, की गई है। एक और प्रश्न है आपसे सर कि जैसे कि जब एडमिशन होता है फी है ₹10,000 और जो इसमें सुनते हैं कि सीटों का जो है वो अरेंजमेंट सेटिंग चलता है और जो नोटिफिकेशन होता है जो वेबसाइट पे डालना होता है उसके बाद वेबसाइट को डंप कर दिया जाता है और जिससे होता है कि जो एप्लीकेबल छात्र होते हैं वो इंतजार करते रह जाते हैं, जो नीचे वाले हैं जो ज्यादा पैसा देकर एडमिशन करा लेते हैं। इसका क्या खेल है जरा बताइएगा। ये तो आम बात है बिहार में। ये तो सारी चीजों में शिक्षक नियोजन में भी होते रहा है कि मार्क्स बढ़ा के डाल देना और फिर बाद में काउंसलिंग के समय उस चीज को हटवा देना, फिर बाद में कोई और रजिस्टर लगा देना। ये तो होते आया है, ये तो शिक्षक नियोजन में होते है। अभी मैं बता रहा हूँ एक चीज, निगरानी का जांच चल रहा है। अपने पेपर में पढ़ा हुआ 53,000 शिक्षकों पे तलवार लटक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताइए जो जांच हो रहा है मैं तो निगरानी को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ कि आप जांच कर रहे हैं, आप केवल ये लोग जांच जो है टीईटी का कर रहे हैं। बताइए टीईटी का तो स्पष्ट है, आप भी जांच कर सकते हैं, हम भी जांच कर सकते हैं। अभी भी वेबसाइट पे है, बहुत सारे लिंकों पे है, रोल नंबर दाबिए, देख लीजिए कि आदेश जी पास है कि नहीं, अश्विनी पांडे पास है कि नहीं, क्या है तो आसानी से चेक हो सकता है। सबसे ज्यादा घोल घाल जो हुआ है 2003 से लेकर के 10 के बीच में हुआ है, कोई डाटा नहीं है। वहां मैट्रिक स्कैन करके लगाया गया है, इंटर स्कैन करके लगाया गया है, ग्रेजुएशन स्कैन करके लगाया गया, उसकी जांच कहाँ हो रही है? एससी की जगह पे जनरल की बहाली हुई है, जनरल की जगह पे एससी की बहाली हुई है, इधर का उधर किया गया, उसका जांच कहाँ हो रहा है? देखिए मिला जुला के सरकार जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फलना चिलना करती है, लेकिन जो गुणवत्ता वाले हैं उन्हीं को परेशान किया रहा है। अभी का दौर जो है, अगर आप एक्सट्रीम ईमानदार हैं तो शायद आप नौकरी से हटा दिए जाएंगे, आप आवाज उठाने वाले हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इस भ्रष्ट तंत्र के हिस्से हैं तो आपको जो जल्दी जल्दी पदोन्नति मिलेगी, हो सकता है कि आपका ग्रेड चेंज कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरुआती से तो डीएलएड बहुत छोटा मुद्दा है, नौकरी के सवालों पे ऐसा होते रहा है। बताइए मार्क्स बेसिस पे नौकरी देना और ये एडमिशन करने की क्या जरूरत थी? ओपन एग्जाम लेते ना आप। ओपन एग्जाम जो बीएसईबी कंडक्ट की थी, करने वाली थी जो डीएलएड कंबाइंड का, तो ये बड़े लेवल पे होता, बड़े लेवल पे होता। लोग अपने कॉलेज का ऑप्शन देते और जिसको जहां जाना था अपना 4 5 10 ऑप्शन देते, सीधे वहीं से अलॉट हो जाता। जो सरकारी अमाउंट होता उतना अमाउंट लोग सीधे बीएसईबी को भरते, ऑनलाइन भर देते और बीएसईबी जिस कॉलेज में जितना एडमिशन होता है उस हिसाब से उसको प्राचार्य के अकाउंट में ट्रांसफर करती, तो पारदर्शिता रहती। लेकिन ये सब जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उन लोगों के दबाव में ये सब भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो छोटा भ्रष्टाचार है 150 वाला, यहाँ तो करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार मंत्रालय में हुआ है। जी दिलीप जी, क्या सबसे जो है वो छात्र ही हैं जो ऐसे शिकार है जिनको हर एक स्तर पर लूटा जाता है, चाहे आप एडमिशन कराने जाएं, चाहे फॉर्म भरें या फिर नौकरी लेने जाएं। मतलब इतना आखिर सरकार जो है दोहरा रवैया स्टूडेंट के साथ क्यों अपना रही है, जबकि नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय में युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये तो दिखाने की बात है, सिर्फ नीतीश जी जो है दिखा रहे हैं, सिर्फ युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है युवाओं को ही। और ये अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं नीतीश जी, और हैं भी जेपी आंदोलन की उपज बताते हैं और है भी, और छात्र आंदोलन को ही कुचलने का प्रयास करता है। आप देखिए ना, 2 दिन 3 दिन पहले ही बेल्ट्रॉन के सामने क्या हुआ,
जब नौकरी की मांग करने जा रहे हैं वो सब पास हैं तो उनको लाठी मार के भगा दिया जा रहा है। इसी तरह टीटी वाले भी गए थे सचिवालय, जो नियुक्ति नहीं हो रही है उन लोगों की, तो उन लोग को भी मार के भगा दिया गया। इससे पहले दरोगा अभ्यर्थियों को हम लोग को मार के भगा दिया गया, बीपीएससी अभ्यर्थियों को मार के भगा दिया जाता है। तो नीतीश सरकार सिर्फ एक ही बात कर रही है कि जो भी अपने अधिकार और न्याय के लिए आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को जैसे भी हो दबा दिया जाए। अगर वो जॉब में है तो उसको जॉब से हटा दो, अगर वो सड़क पे आ रहा है तो लाठी मार के भगा दो, जेल में ठूस दो। यही नीति अपना रही है। और अभी जो एडमिशन का आप बोल रहे थे, तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन में किस तरह खेला हो रहा है आपको मैं बता दूं। अगर किसी के एडमिशन में, मान लीजिए बीकॉम का मैं बता रहा हूँ, मैं वाणिज्य महाविद्यालय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का जो वाणिज्य महाविद्यालय उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस महाविद्यालय का पिछले साल की मैं बता रहा हूँ, 2019 का, सॉरी पिछले नहीं 2019 का बता रहा हूँ कि 2019 में वाणिज्य का बीकॉम का एडमिशन का लिस्ट निकला। और एडमिशन का डेट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एडमिशन का लास्ट डेट मान लीजिए 15 जुलाई है और 13 जुलाई के शाम में आपको लिस्ट निकलता है। आप देख लीजिए 13 जुलाई के शाम में लिस्ट निकाला जाता है, जब कॉलेज बंद होने वाला होता है। अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है 2 बजे जाके पूछते हैं कि लिस्ट कब निकलेगा, तो बोलते हैं कल आके पता करना, और शाम में लिस्ट निकाल दिया जाता है। वो शो कर दिए कि हम 13 तारीख को लिस्ट निकाल दिए, और स्टूडेंट को बोला जाता है कि कल आके पता करना। 14 को जब स्टूडेंट जाते हैं उनका लिस्ट में नाम रहता है, उनको बोला जाता है कि 15 को आना, लिस्ट में है नाम तुम्हारा तो 15 को आना, एडमिशन होगा। और जब वो 15 को जाते हैं तो बोलते हैं कि सीट फुल हो गया है, जो तुम कल काहे नहीं आया। आप बताया, अब इसका क्या रिकॉर्डिंग करके स्टूडेंट रखेगा कि हम आपसे पूछे थे और आपने ऐसा बताया था। और इस तरह करके 20,000, 25,000, 30,000 लेके एडमिशन वहां किया गया। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अभी भी वो लिस्ट निकाले वाणिज्य महाविद्यालय का, अभी भी वो पकड़ा जाएगा कि उनसे ज्यादा मार्क्स जिसका था उसका एडमिशन नहीं हुआ और कम वाले का पैसा लेके एडमिशन किया गया। तो ये खेला लॉ कॉलेज में भी चलता है, पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में भी चलता है, तो ये हर जगह है। और नौकरी में तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं कि दरोगा हो, बीपीएससी हो या जिसमें भी हो, पैसा लेके खुलेआम चल रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार नीतीश जी हैं। नीतीश जी इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि ये 15 साल से सरकार में है और शिक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये अपने आप को अब बेगुनाह साबित भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के मेंबर रामा किशोर सिंह पे आरोप लगा था 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाने का, और इन्हीं के विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया, पुख्ता सबूत दिया, लेकिन फिर भी यही नीतीश सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, रामा किशोर सिंह को। और 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो कैसे हम कह दे कि नीतीश सरकार निष्पक्ष है या भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है या भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। ये भ्रष्टाचार पे इनका जीरो टॉलरेंस नहीं है, भ्रष्टाचार पे इनका 100% टॉलरेंस है। टॉलरेंस इसको कहा जाता है, जीरो टॉलरेंस नहीं, ये तो 100% आप कह दीजिए कि 100% आप संरक्षण दे रहे हैं। रामा किशोर सिंह को 1.5 साल के बाद भी आप अरेस्ट नहीं किए। हर एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे वो शिक्षक बहाली का हो, टीईटी, एसटीईटी या दरोगा, यहाँ तक कि इस बार तो बीपीएससी का हो गया, जो आज तक नहीं हुआ था बीपीएससी का क्वेश्चन आउट, वो इस बार बीपीएससी पीटी का भी क्वेश्चन आउट हो गया। और ये नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उनको तो करोड़ों रुपया पहुंचता है, चुनाव फंड इकट्ठा करना है, फिर चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव की तैयारी अभी से करें तो उससे पैसा कहाँ से आएगा। तो यही शिक्षक बहाली, दरोगा बहाली बीपीएससी से पैसा लेके स्टूडेंट से और ही करते हैं। और इसमें मारा कौन जाता है, तो गरीब छात्र मारे जाते हैं। जो मेधावी छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको तकलीफ होती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके सपनों को चकनाचूर किया जाता है। बाकी जिनका शिक्षा माफियाओं से पहुंच है, पैरवी है, उनको जॉब मिल जा रहा है। पांडे जी, लास्ट प्रश्न है, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या फिर ऐसे ही चलती रहेगी? शिक्षा विभाग जो है कमाई का कुछ लोग के लिए साधन बनते रहे क्या? इस तरह फॉर्म निकालना, फिर से जो टेंडर है इस सब में पैसा खाना, भविष्य क्या देखते हैं आप? मैं तो सीधे मुख्यमंत्री जी पे हमला कर नहीं सकता हूँ, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी जो नीति चल रही है शिक्षा विभाग में, इस नीति से सुधरने वाला नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शब्द एक बड़ा अच्छा जुमला बन के रह गया है, बड़ा सुंदर लगता है। आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब नेताजीगण और मंत्री जी आके बोलते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, अधिकारीगण, लेकिन एक्चुअल धरातल पे सब फ्लॉप है। फ्लॉप इसलिए मैं बोलूंगा, और अभी जो चल रहा है उस हिसाब से सुधरने वाला है नहीं। आप बताइए, शिक्षकों पे दोष मर दिया जाता है शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षक जबकि इस व्यवस्था की सबसे छोटी कड़ी है,
यही सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग समान कम समान बच्चों का केस लड़ रहे थे तो इसमें इन लोगों ने तर्क रखा था पर्याप्त एफिडेविट दे के कि कम संसाधनों में हम लोगों ने शिक्षा की बेहतरी की है, 42% से 82% तक ले गए लिटरेसी रेट को, बहुत सारा ये किया है और कम कम खर्चे में अच्छा हम लोगों ने अचीवमेंट किया है और इसके लिए सरकार को अवार्ड भी मिला था। एक तरफ आप हमारे पढ़ाए हुए चीजों को गुणगान करके अवार्ड लेते हैं और दूसरी तरफ जब हम अपना डिमांड करने लगते हैं तो ये लोग हम लोगों को गिल्टी साबित कर देते हैं। खैर छोड़िए, वो अभी अलग चीज है। अब बताइए, आप लगातार कवर कर रहे हैं, टीईटी एसटीईटी पास करके अभ्यर्थी जो है सड़कों पे भटक रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो 2 साल से ये वैकेंसी चल रही है। विभाग के जो अधिकारी गण रोज फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपडेट देते हैं, एकदम इसको ये बना के रख दिया गया है इस बहाली को, और उन लोगों को बहाली नहीं हो रही है। सारे स्कूलों में, मिडिल स्कूलों को बहुत सारे पंचायतों में अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया गया, शिक्षक एक भी नहीं है। मिडिल स्कूल के शिक्षकों को अपग्रेड करके वहां भेज दिया गया। मिडिल स्कूल खुदे कम शिक्षक का रोना रो रहा था, वहां से शिक्षक उठा के हाई स्कूल में डाल दिया गया। ना इसका पूरा हुआ ना उसका पूरा हुआ। तो शिक्षकों की सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की कमी है और योग्य अभ्यर्थी सड़कों पे भटक रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। तो देखिए, सरकार अगर अपनी नीति और नियत साफ करे तो बहुत बेहतर हो सकता है बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिहार में जो सरकारी विद्यालयों का जो गरिमा और गौरव रहा है। अभी विद्यालय जो है वो साक्षर बनाने का कारखाना हो गया। मतलब नाम लिखाना सिखाइए, लिटरेसी बढ़ाइए और बाकी खत्म। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो ये इसके लिए सरकार को प्रॉपर कदम उठाना होगा। और बीच में प्रधान सचिव जी का बयान आया था तो हम लोग स्वागत भी किए थे। आप जो भी कदम उठाना चाहें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहाली के लिए बिहार में, स्कूली शिक्षा को ठीक करने के लिए हम लोग स्वागत करेंगे। आप चाहते हैं हम शिक्षकों पे भी कुछ प्रयोग करना तो कर सकते हैं, बशर्ते सम्मान के साथ। अगर आप हमारे सम्मान से खेलिएगा और चाहिएगा कि हम, हाँ बिल्कुल। दिलीप भाई जैसा इन्होंने बताया कि स्टूडेंट को 2 मोर्चों पर अपंग किया जा रहा है। एक तो सरकारी विद्यालयों में उनके साथ जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है, नौकरी में आने के बाद भी उनसे एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। क्या सबसे बेकार जो है बिहार के छात्र ही हैं क्या? वो भार है क्या बिहार सरकार के लिए? इसके अलावा मेरा प्रश्न है, अंतिम ही प्रश्न है कि आज तक जो है जो गुणवत्तापूर्ण साइकिल की बात होती है, स्कूल भवन की बात होती है, मिड डे मील की बात होती है, लेकिन नीतीश बाबू ने कभी शिक्षा नीति की बात नहीं की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं की। क्या कहना है दिलीप जी आपका इस पे? देखिए, मैकाले का कहना था कि अगर किसी राज्य में या देश में किसी प्रांत में आपको लंबे समय तक शासन करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। और वही नीति को अपना रहे हैं नीतीश जी कि शिक्षा व्यवस्था, जब से ये बने मुख्यमंत्री बने, आप देखिए ना, शिक्षक नियमावली लेके आए 2006 में, 5 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 6 में शिक्षक नियमावली लेके आते हैं, शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बनाते हैं, मुखिया के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति करवाते हैं। जो मुखिया खुद अनपढ़ है, जिनको खुद अपना साइन नहीं करने आता, वो शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस ज्ञान की भूमि बिहार के लिए। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग यहाँ के रहे हैं और उस राज्य में ये नौबत है कि अनपढ़ नियुक्ति करेंगे शिक्षकों की, जो कि देश और राज्य के निर्माता, बच्चों का निर्माण करेंगे, भविष्य बनाएंगे। वैसे तो वो क्या शिक्षा व्यवस्था रहेगी? तो सीधा सीधा सरकार, नीतीश सरकार का पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, सिर्फ इतना है कि बस बच्चों को साक्षर बना दो, ज्ञानी मत बनाओ। ज्ञानी मत बनाओ, साक्षर बना दो कि सिग्नेचर करना आ जाए, उनका साक्षरता दर बढ़ जाए और वो दिखा सके जनगणना में, 10 साल पे जो होता है जनगणना, कि बिहार का जो है साक्षरता दर बढ़ गया। बस इतना ही उनका इस पॉलिसी का है। और खाना पूर्ति कर दो, शिक्षकों की भर्ती करो, खाना पूर्ति, संख्या दिखा दो देश को, सुप्रीम कोर्ट को की संख्या दिखा दो। वो जो शिक्षा का अधिकार कानून आया उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति करना अनिवार्य हो गया, तो बस खाना पूर्ति कर दो कि शिक्षकों की संख्या दिखा सके। ठीक है, समय कम है। अब लास्ट कमेंट का सुनी जी का लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा दीजिएगा। ये जो है ये आम लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को समझना होगा। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था केवल बात शिक्षक की नहीं है। जितने छोटे पद हैं, ग्रुप सी के पद हैं, लगभग सबको कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया गया, सबको ठेका पट्टा पे डाल दिया गया। कितना बड़ा धोखा है आम लोगों के साथ, मध्यम वर्गीय, दलित, दबे कुचले और हम जैसे मध्यम वर्गीय, चाहे किसी जाति धर्म के हों। कितना बड़ा छलावा हुआ है। कहीं जज की वैकेंसी सुने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे? कोई किसी ब्यूरोक्रेट्स की वैकेंसी सुने हैं ये पे? तो नहीं होगा ना। बड़े बड़े चीजों पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोग कटौती करते हैं हम छोटे मध्यम वर्गीय लोगों पे
और इसके शिकार हम हमारे आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोग, उसकी तैयारी जी, करने जी। वाले मध्य वर्गीय लोगों के जो विद्यार्थीगण हैं, बच्चे हैं, वो हो रहे हैं। तो इस समाज को ये चीज समझना होगा कि किधर ये जा रहा है। सारा प्रयोग हमारे ऊपर ही, छोटे कर्मचारियों पे की जाती है। छोटे पदों पे जो वैकेंसी होती है उस पे सारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। क्यों नहीं आईएएस आईपीएस संविदा पे हो रहे हैं? ज्यादा पैसा तो वो लोग लेते हैं। क्यों नहीं जजों की वैकेंसी में संविदा लाई जा रही है? क्यों नहीं मंत्री विधायक गण जो हैं 5-5 पेंशन लेते हैं? राष्ट्र हित में तो कर्मचारियों ने अपने पेंशन का दान कर दिया, लेकिन एक ही मंत्री, एक ही प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के हैं, वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, 10-10 पेंशन ले रहे हैं। राष्ट्र हित में उनको त्याग करना चाहिए। हम लोग तो अपने परिवार के परवरिश करने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं और कह के लेते हैं वेतन कि हम लोग वेतन के लिए नौकरी कर रहे हैं। वो लोग तो समाज हित के लिए आए हैं ना। वो लोग तो कहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं। तो वो लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़े-बड़े पदों पे प्रयोग करना चाहिए। तो सारा प्रयोग इस छोटे पदों पे करके तो हम आप जैसे मध्यम वर्गीय लोगों सारा प्रयोग जो है छोटों पदों पर हो रहा है। और आपने चर्चा की इस दौरान की देखिए शिक्षा विभाग में जो है, एक उदाहरण आपने आपके बताया कि डीएलएड में कैसे 100 रुपए फी है, 182 रुपए लिए जा रहे हैं, 82 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज है। इसके अलावा अश्विनी पांडे और दिलीप कुमार ने बहुत सारी बात बताई, बहुत सारे आपके सामने फैक्ट रखे जो कि शिक्षा विभाग के कार्यशैली को दर्शाता है। और ये दिखा रहा है कि कैसे बिहार में जो ज्ञानी नहीं बनाया जा रहा है बल्कि साक्षर बनाया जा रहा है। और कदम कदम पे जो मध्यम वर्गीय और जो निम्न वर्गीय परिवार है उनके सामने एक कहें तो कांटा बिछाया जा रहा है उनकी मार्गों पर कि वो ना अच्छे से पढ़ पाए, ना आसानी से नौकरी ले पाए। तो शिक्षा विभाग जो है 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार में अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि अपने निगेटिव अपने अप्रोच पे ही जा रहा है। और पहले से जो शिक्षा की स्थिति जो है बिहार में सुधरी नहीं है बल्कि बिगड़ते जा रही है। एक बंदरबांट लूट का सेंटर बन गया है शिक्षा विभाग। तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और इस पर रोकथाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी जोर देना चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अश्विनी पांडे जी और दिलीप कुमार जी, आप लोग जुड़े हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जी, इसे आपका भी लाइक बहुत करें, धन्यवाद। शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।